टीडी न्यूज पर नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति, कारोबार और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का करेंगे उद्घाटन। सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रमाण है ये कन्वेंशन सेंटर। एनसीपी पर दावा ठोकने के बाद अजीत पवार मुंबई में करेंगे नए एनसीपी कार्यालय का उद्घाटन। वहीं महाराष्ट्र सरकार में पवार की एंट्री के बाद आज होगी कैबिनेट की पहली बैठक। शरद पवार भी करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। उद्धव ठाकरे ने भी बुलाई पदाधिकारियों की बैठक। तटीय कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान। मैंगलोर समेत कई जिलों के स्कूल और कॉलेज बंद। केरल में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। कासरगोड जिले में सभी स्कूलों की छुट्टी। तो ये कुछ अहम सुर्खियां मिड डे प्राइम की, लेकिन जो बड़ी खबर वो है कि अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने जो एससीओ समिट है उसको प्रधानमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बड़ी खबर है सबसे पहले उस पर निगाह डालते हैं। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शंघाई शिखर सम्मेलन वर्चुअली आज आयोजित हो रहा है। भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन की कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ है, जिनमें कई नवीन क्षेत्रों में सहयोग की पहल भी शामिल है। चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है
कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ने एससीओ के शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के लिए संगठन के रूप में एससीओ को तैयार रहने की भी जरूरत पर जोर दिया। वर्तमान समय में वैश्विक स्थिति एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। विवादों, तनावों और महामारी से घिरे विश्व में फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर क्राइसिस सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि क्या हम एक संगठन के रूप में हमारे लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ है। क्या हम आधुनिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं? क्या एससीओ एक ऐसा संगठन बन रहा है जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो?
इस विषय में भारत एससीओ में सुधार और आधुनिकीकरण के प्रस्ताव का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो एससीओ चार्टर के मुताबिक सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी का होना बहुत ही आवश्यक है। बेहतर कनेक्टिविटी आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाती है। किंतु इन प्रयासों में एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों, विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बहुत ही आवश्यक है। ईरान की एससीओ सदस्यता के बाद हम चाबहार पोर्ट के बेहतर उपयोग के लिए काम कर सकते हैं। मध्य एशिया के लैंडलॉक देशों के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडियन ओशन तक पहुंचने का एक सुरक्षित और सुगम रास्ता बन सकता है। हमें इसका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करना चाहिए। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृतपाल सिंह इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमृतपाल, आपका स्वागत है मिड डे प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा अपने दर्शकों को कि इस एससीओ की मीटिंग में बहुत सारे अहम मसलों पर बातचीत हुई है, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, रीजनल कनेक्टिविटी की बात हो। आप जो टेक अवेज हैं इस मीटिंग से, खासकर शिखर सम्मेलन में जो ओपनिंग रिमार्क्स दिया गया पीएम की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं? अमृत, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमृत, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? तो हम उनसे लगातार अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आतंकवाद... जी अमृत, आप हमें सुन पा रहे हैं? अमृतपाल से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बातें मुख्यतया इस शिखर सम्मेलन में जो ओपनिंग रिमार्क्स पीएम की तरफ से दिया गया, उस पर हम आपको बता दें कि आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सबको एक स्वर में इसकी निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद का किसी भी रूप में हमें समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तमाम सदस्य देश हैं उनको एक सुर में भरोसा करने की जरूरत है। एक तो आतंकवाद के मसले पर, दूसरा चूंकि उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं, उन तक हम कैसे अपनी पहुंच को बना सकें, इस बात को भी, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जो मल्टीलैटरल संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भारत विभिन्न मंचों पर अलग अलग समय पर रिफॉर्म्स की बात, सुधार की बात लगातार करता आ रहा है। और एक बार फिर से इस एससीओ मंच के जरिए भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें अब वक्त आ गया है कि जो बाकी जो देश हैं उनकी आवाज को भी शामिल करने की जरूरत है, उनमें भी सुधार की जरूरत है। तो ये कुछ अहम बातें। और चौथी अहम बात कि ईरान जो कंट्री है, ईरान जो देश है, उसको भी फुल फ्लेज स्थायी सदस्य के तौर पर इस एससीओ में शामिल कर लिया गया। तो ये कुछ अहम बातें जो कि प्रधानमंत्री ने इस एससीओ के शिखर सम्मेलन के दौरान अपने उद्घाटन भाषण में कही। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में दुनिया भर के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति और भक्त मौजूद थे। श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में एक नई सुविधा साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया है। प्रशांति निलयम श्री सत्य साईं बाबा का मुख्य आश्रम है। समाज सेवी श्री रयुको हीरा द्वारा दान किया गया कन्वेंशन सेंटर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आध्यात्मिकता और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक प्रमाण है। विशाल परिसर में ध्यान कक्ष, उद्यान और आवास की सुविधाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। खुशी है कि इस पवित्र अवसर पर श्री सत्य साईं बाबा के मिशन का विस्तार हो रहा है।
श्री हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर के रूप में देश को एक प्रमुख विचार केंद्र मिल रहा है। मैंने इस कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें देखी हैं और अभी आपकी इस छोटी सी फिल्म में भी उसकी झलक देखने को मिली। इस सेंटर में आध्यात्मता की अनुभूति हो और आधुनिकता की आभा भी हो। इसमें सांस्कृतिक दिव्यता भी है और वैचारिक भव्यता भी है। ये सेंटर स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए एक केंद्र बनेगा। यहां अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पूरी दुनिया के विद्वान और एक्सपर्ट्स इकट्ठा होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटर से युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है और आजादी के अगले 25 साल का समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय होगा। आज भारत भी कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता बनाकर आगे बढ़ रहा है। आजादी के 100 वर्ष के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए हमने हमारे अमृतकाल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। हमारे इन कर्तव्यों में आध्यात्मिक मूल्यों का मार्गदर्शन भी है और भविष्य के संकल्प भी हैं। इसमें विकास भी है और विरासत भी है। आज एक और देश में आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार हो रहा है, तो साथ ही भारत इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी में भी लीड कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वैश्विक मंचों पर मिशन लाइफ समेत कई अन्य पहलों की शुरुआत की है और इन सब के पीछे भारतीय चिंतन ही समाहित है। भारत ने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर मिशन लाइफ जैसे इनिशिएटिव लिए हैं। विश्व भारत के नेतृत्व में भरोसा कर रहा है। आप सब जानते हैं, इस साल G20 जैसे महत्वपूर्ण ग्रुप की अध्यक्षता भी भारत के पास में है। यह आयोजन भी इस बार वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ऐसी भारत की मूलभूत चिंतन की थीम पर आधारित है। विश्व आज भारत के इस विजन से प्रभावित भी हो रहा है और दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज तकनीक के क्षेत्र में दुनिया के बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहा है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी और 5G जैसे क्षेत्रों में हम बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया में आज जितने भी रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके 40% अकेले भारत में हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने आज से श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस की बैठक के सफल होने की कामना की। आज कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के साथ ही यहां श्री सत्य साई ग्लोबल काउंसिल की लीडर्स कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में देश और दुनिया के कई देशों के डेलीगेट्स यहां पर उपस्थित है। खासकर आपने इस आयोजन के लिए जो थीम चुनी है, प्रैक्टिस एंड इंस्पायर, ये थीम प्रभावी भी है
और प्रासंगिक भी है। हमारे यहां कहा भी जाता है, यत यत आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, समाज वैसा ही अनुसरण करता है। इसलिए हमारा आचरण ही दूसरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। बात महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में एनसीपी के भीतर तमाम सियासी उठापटक के बीच आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री छगन भुजबल सहित अन्य मंत्रीगण भी पद की शपथ लेने के बाद आज हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक में शामिल होने से पहले अजीत पवार और एनसीपी के अन्य मंत्रियों ने मंत्रालय स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित की। कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद अजीत पवार एनसीपी के नए दफ्तर का भी उद्घाटन करेंगे। और इस सबके बीच उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रभु ने मांग की है कि शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ उनकी ओर से दिए गए अयोग्यता के नोटिस पर मौजूदा स्पीकर जल्द ही कार्रवाई करें। सुनील प्रभु ने याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई भी फैसला नहीं किया है। बीते साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना के शिंदे गुट ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। इसके खिलाफ ही उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग उठाई थी। और इस सबके बीच महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरणों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि प्रदेश में आज जो मौजूदा स्थिति है उसके मुताबिक विपक्ष में कांग्रेस ही इस समय सबसे बड़ी पार्टी है। नाना पटोले ने कहा कि हम विधायक दल की बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को भेजेंगे और वे जो भी निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। हमारे सहयोगी शिशिर सलार इस वक्त इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिशिर, आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में। और जैसा कि हमने कहा कि आज लगातार जो उठापटक है, सियासी उठापटक, वो लगातार बीते दिनों से जारी है। आज कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें अजीत पवार भी शामिल हुए और जो उनके साथ विधायक आए हैं एनसीपी से वो भी इसमें शामिल हुए। एक तो ये पहलू, दूसरा पहलू ये कि कांग्रेस ने कहा है कि अब कोई भी विपक्ष बचा नहीं, अब मैं ही एक विपक्ष हूं और इस लिहाज से जो भी फैसला होगा वो हम हाईकमान को देंगे। क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि अजित पवार ने कुछ ही दिनों पहले जो है मंत्रिमंडल की शपथ ली थी, मंत्री की शपथ ली थी, उसके साथ साथ बाकी अन्य मंत्रीगणों ने भी शपथ ली थी। हालांकि आज इसी मंत्रिमंडल विस्तार की पहली कैबिनेट बैठक इस वक्त मंत्रालय में है। इस वक्त जो है ये मंत्री समूह की जो बैठक है वो चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ ही देर में जो निर्णय होंगे इस मंत्रिमंडल समूह के वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, हालांकि मंत्री तो बन चुके हैं लेकिन इस वक्त कौन सा मंत्रालय उनको दिया गया है ये स्पष्ट नहीं है। शायद इस पर भी जो है कोई स्पष्टता इस बैठक में आ जाए और कौन से मंत्री का पोर्टफोलियो क्या होगा ये भी शायद इसका भी खुलासा हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति पे अलग अलग इस वक्त घटनाएं घट रही है। एक जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कैबिनेट की बैठक जारी है, यहाँ पर जो है फैसला हो सकता है। दूसरी जो बाकी अन्य पार्टी है, फिर आपने शिवसेना का जिक्र किया, शिवसेना भी टटोल रही है कि आखिर उनका कुनबा आखिर कितना मजबूत है और इसीलिए जो है जो उद्धव ठाकरे का कैंप है उनकी आज बैठक मुंबई में सेना भवन में होने वाली है, जहाँ पे कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता जो होंगे वो वहाँ पर शामिल होंगे। किस प्रकार से आगे रणनीति हो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी जो है जो अपने सभी
नेतागण हैं उनके साथ आज उनकी बैठक भी मुंबई के विधान भवन में जो उनका कार्यालय है वहाँ पर हो रही है। तो ऐसे में हर एक पार्टी जो है वो टटोल रही है किस प्रकार से आगे की रणनीति आगे किस प्रकार से बढ़ा जाए, ये पहली बात होगी। दूसरी बात कि हालांकि अब विपक्ष की हम बात जब महाराष्ट्र में करते हैं तो ऐसे में विपक्ष काफी बिखरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौन सा विपक्ष ज्यादा मजबूत है इस पर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने कई अभी पिछले 2-3 दिनों में स्पष्ट कर दिया कि उनके पास आंकड़े ज्यादा है और जिसका ज्यादा आंकड़े होंगे जाहिर सी बात है विरोधी पक्ष नेता भी उनका ही होगा। ऐसे में शरद पवार ने बात स्पष्ट कर दी। शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चूंकि कांग्रेस अगर दावा करती है कि उनके पास ज्यादा विधायक है तो जाहिर सी बात है कि जो नेता पक्ष का जो पद है वो कांग्रेस को मिल सकता है। तो ऐसे में ये घमासान भी विपक्ष में चल रहा है कि कौन जो है नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस राज्य में अगर देखा जाए उनके विधायक इंटैक्ट है। लेकिन बात करें शिवसेना की और एनसीपी की तो दोनों भी इस वक्त सत्ता में है। अजित पवार समेत जो है बाकी अन्य नेता जो है सत्ता में शामिल हो चुके हैं, तो वही शिंदे गद्दी मुख्यमंत्री समेत बाकी जो अपने मंत्री उनके साथ शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में इस वक्त मजबूत अगर विपक्ष में कोई राज्य में है आंकड़ों की बात करें विधायक के तौर पर तो वो कांग्रेस है। ठीक है शिशिर, दूसरा सवाल ये कि अब जबकि एनसीपी के जो विधायक अजित पवार के साथ चले गए हैं, सरकार में शामिल हो गए हैं, उन विधायकों को अयोग्य साबित करने के लिए सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो ये भी कह रहे हैं कि जब शिवसेना के बागी विधायक ने भी जब वो सरकार में शामिल हो गए थे वो फैसला भी अभी तक पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट से उसको लेकर भी कोई फैसला नहीं आया है और इसके बाद अब एनसीपी के जो बागी विधायक हैं उनकी अयोग्यता को लेकर भी सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष की अगर देखा जाए तरफ से 2 डिस्क्वालिफिकेशंस की महत्वपूर्ण पिटीशंस है। एक तो पहली बात जो शिवसेना की मांग हो रही है कि जिस प्रकार से 16 बागी विधायक वो कह रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है और बाकी अन्य मंत्रीगण भी शामिल है, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके, ये उनकी मांग है। इसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष लेंगे क्योंकि उनका ज्यूरिसडिक्शन है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन पर्याप्त उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त है, उस वक्त में जरूर फैसले जो इस पर फैसला जरूर लेंगे। हालांकि इस बात को लेकर जो है अब शिवसेना सुप्रीम कोर्ट गई है। तो वही दूसरी और बात करें तो एनसीपी की तरफ से भी मतलब शरद पवार के खेमे से जयंत पाटिल जो कि प्रदेशाध्यक्ष है एनसीपी के महाराष्ट्र के, उन्होंने एक पिटीशन डाली है जिसमें कहा गया है कि अजित पवार और साथ ही साथ जयंत पाटिल जो है उनको निष्कासित किया जाए, उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन जो चलाया जाए। साथ ही साथ जो बाकी अन्य 9 मंत्रीगण उनके साथ है, 8 मंत्रीगण हैं, उन पर भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन उनका भी किया जाए। तो ये 2 याचिका इस वक्त अगर देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से है सत्ता पक्ष पर। हालांकि इस पर सुनील प्रभु ने कहा है कि पहली याचिका जो है शिवसेना के बारे में तो उस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए क्योंकि पेंडिंग है, वो अभी भी विधानसभा अध्यक्ष केस में है। तो ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा में खटकाया कि उस पर कोई पहला निर्णय हो, उसके बाद जो आगे प्रक्रिया हो। तो ऐसे में डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 2 डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अजित पवार द्वारा भी मतलब अजित पवार के खेमे ने भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन जो है नोटिस इशू कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और 2 जो प्रमुख नेता है खासतौर पर जितेंद्र आव्हाड जिनको नेता विपक्ष बनाया गया है इस वक्त और दूसरे जो है जयंत पाटिल, इन दोनों के खिलाफ जो है डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस जो है उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिया। तो ऐसे में ये देखना होगा कि कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस पर जो है विधानसभा अध्यक्ष पहले काम करते हैं। जाहिर सी बात है इस वक्त अगर देखा जाए शिवसेना द्वारा जो दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसके अनुसार वो डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस पहले क्रमांक पर है, तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष जो है फैसला लेंगे। अब गेंद उनके पाले में है। जी चलिए, तो विधानसभा अध्यक्ष क्या कुछ फैसला लेते हैं उस पर भी निगाहें होंगी और सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है इस सुनील प्रभु के इस याचिका पर, उस पर भी निगाहें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। महाराष्ट्र के धुले में एक बड़े हादसे की खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक धुले से गुजरने वाले मुंबई आगरा हाईवे पर ब्रेक फेल होने की वजह से एक कंटेनर एक होटल से जाकर टकरा गया। महाराष्ट्र राजमार्ग पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना धुले जिले के शिरपुर तालुका में हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर महाराष्ट्र के धुले से है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, एक कंटेनर ट्रक ने ब्रेक फेल होने की वजह से हाईवे के पास जो एक होटल था उससे जाकर टकरा गया और इस पूरे हादसे में 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 28 लोग घायल हुए हैं। मुंबई आगरा हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, मशीनों के जरिए जो कंटेनर है उसके डिब्रिस को हटाने की कोशिशें लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी तक जो सूचना आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि हादसे की मुख्य वजह
कंटेनर का ब्रेक फेल होना था और उस ब्रेक फेल होने की वजह से वो पास में एक होटल से जाकर उसके अंदर घुस गया, टकरा गया और उस हादसे में 7 लोगों की अब तक मौत हो गई और कुल 28 लोग अब तक घायल हुए हैं। और एक बार फिर से लौटते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उथल पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह कदम देश के विकास के हित में है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। मुझे पूर्ण विश्वास है एनसीपी का एनडीए में आना और महाराष्ट्र की सरकार का हिस्सा बनना, जहां एक और महाराष्ट्र में विकास को नई गति देगा, वहीं पर 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई के मुद्दे पर कहा कि धारा 370 और 35A हटाने का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है। संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हमेशा के लिए हटाया था और ये जम्मू कश्मीर के हित में है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला। धारा 370 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज़्यादा बढ़ा है। जहाँ तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूँगा दोनों सदनों ने इसको पास किया था। धारा 370 35A को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में लगभग 1 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। देश में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न बन चुके हैं। पीयूष गोयल ने ये बातें गुरुग्राम में हो रहे स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन में कही। Already the third largest startup ecosystem in the world, but our aspirations are much deeper and bigger. And I'm sure, given the fact that young Indian boys and girls, of course that's not to preclude people from the middle ages or even older ages from becoming successful entrepreneurs. Nearly 100,000 startups registered in India have done over the last 7 years, or the 100+ unicorns who have contributed immensely to creating new jobs and helping the country grow with new ideas. सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद आज भाजपा ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए आप सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आप सरकार नहीं दे पाई। आपको बता दें कि सोमवार को आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जताई थी। दिल्ली मेरठ का ये कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था केवल। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी
अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। और वहीं 3 सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तेहार के लिए, विज्ञापन के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। और अब सीधे रुख करते हैं असम के गुवाहाटी का, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आईआईटी गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। Friends, no foreign entity, and no doubt about it, no foreign entity can be allowed to tweak with our sovereignty and reputation. After all, Bharat is 1/6 of humanity. We are home to 1/6 of humanity. Our human resource is impacting global institutions and dotting every part of the globe. We can't be on the back foot when it comes to our sovereignty and reputation. We cannot suffer tent on our flourishing and blossoming democracy and constitutional institutions. Tell me, friends, in which part of the globe you have democracy flourishing at the village level, at the panchayat level, at Jila Parishad level, at state level, at national level, and in the field of cooperatives? And all constitutionally secured, constitutionally ensured. There's no country in the world where transition of power is so smooth, seamless, and respectful. We are, and we must be ever cognizant of it. We are the oldest, the largest, most vibrant, and functional democracy. And that is giving stability to global peace and harmony. Friends, and my young friends, you have access to all information. You are fully alive. It's a matter of concern that with periodic frequency and in strategic mode, there is orchestration of anti-national narratives, and the object is to tarnish, taint our image. It is high time choreographers of anti-Bharat narrative orchestration are effectively rebuffed, and this can be done only by young minds, young trained minds who carry the tag of being alumni of a prestigious institute like yours. Friends, it is ironical, it is travesty of our nature that pains me that some of us fall prey to this sinister design, to this evil design that has to be antidoted. Friends, another aspect which is changing our lives, which is changing our ecosystem, is transparency and accountability in governance. Now there is zero tolerance for corruption. I am sure everyone here will agree, none is above the law. The long arm of law is reaching everyone. Those who thought the law can never touch them are suffering the heat of law. And this is happening at this moment because there is policy of zero tolerance for corruption. Corruption is anti-democratic. Corruption is poor governance. Corruption runs down our growth. But another scene is appearing. If someone is holder for corruption, we have a robust judicial system, access the system. But people take to streets. People who have held positions of power, people who have held constitutional positions, take to streets rather than take recourse to lawful process. I would therefore urge you
that at a time when stakeholders in corruption, beneficiaries of corruption, are marshalling all the forces to find cover and escape route, it is the narrative set afloat by young minds like you to neutralize it. A corruption-free society is the safest guarantee to your growth trajectory. And I would therefore urge every man and every person present here, and particularly my young friends, boys and girls, you have the capacity to discern. You have the capacity to find out what is right or wrong. तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे। आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुवाहाटी से, और उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर और खासकर करप्शन को लेकर जो बातें कहीं वो बहुत ही गंभीर बातें हैं कि यंग माइंड्स जो हैं आईआईटी गुवाहाटी और ऐसे जो युवा हैं वो किस तरह से अपने जीवन में इस तरह की जो करप्शन की जो बातें होती हैं उससे वो डटकर मुकाबला कर सकते हैं अपने जीवन में। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं किसी भी फंक्शनल डेमोक्रेसी को चलाने के लिए। तो ये कुछ अहम बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में कहा है कि प्रदेश की समान आचार संहिता कमेटी ने 2,35,000 लोगों के विचार लिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने धार्मिक संगठनों से भी बात की है और इन सभी आधारों पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री से मुलाकात कर मैंने कांवड़ यात्रा, चारधाम यात्रा के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया है। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस उमेश कुमार के दिल्ली में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीईआरसी के चेयरमैन पद पर शपथ लेने पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने उमेश कुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अध्यादेश 2023 को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 11 जुलाई को फिर से सुनवाई होगी। उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी और अभिनेत्री टीना अंबानी कथित विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन मामले में आज ईडी के सामने पेश हुई। इससे पहले अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज फेमा मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। कनाडा में भारत विरोधी पोस्टर और राजनयिकों को मिल रही धमकियों के बीच भारत की तरफ से जस्टिन ट्रूडो सरकार से इससे निपटने की अपील की गई है। इसे लेकर कनाडाई एम्बेसी से हाई कमिश्नर को साउथ ब्लॉक बुलाया गया, जहां उन्हें ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी गई और भारतीय एम्बेसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया। इस दौरान कनाडा के हाई कमिश्नर को उस घटना की याद भी दिलाई गई जब 23 मार्च 2023 को एम्बेसी कैंपस में 2 स्मोक ग्रेनेड फेंके गए थे। इससे पहले भारतीय उच्चायोग ने कनाडा में स्थित तमाम अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई। कनाडा सरकार से कहा गया कि वो भारतीय अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करें। भारत की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि खालिस्तान अलगाववादियों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की भी योजना की है। भारत की तरफ से कहा गया कि 8 जुलाई को अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शिखर सम्मेलन आज मुंबई में संपन्न हो गया। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवारी चंद्रशेखर ने की। डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि सभी देशों के मंत्री बुधवार को मुंबई में होने वाली अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए सहमत हुए। यह दर्शाता है कि भारत सच्चे अर्थों में
विश्वगुरु है। और इस पूरे विषय पर हमारी सहयोगी शमा मिश्रा ने खास बातचीत की। Secretary Department of Science and Technology, Dr. Srivari Chandrasekhar is with us. He's also the chair of RIIG. So the summit has begun today in Mumbai, and we understand this is just before the research ministers meeting. What's the agenda for today, and how are you proceeding? Firstly, greetings to all of you, and I'm so happy that the RIIG summit for the minister meeting, pre-meeting today, has completed successfully. Actually, this is a culmination of 4 events which we had on various themes, including bioeconomy, blue economy, sustainability. So we are happy that all the discussions we had in the last 4 meetings, we all were able to come to some consensus. We made the ministerial declaration, and I do believe that tomorrow when all the ministers meet, it will be formally announced. So you spoke about the various themes that we have covered throughout the meetings that were held at various parts of India. Understanding that, and you also you have contributed greatly through your contributions. So what are the challenges and what are the opportunities that the world faces in terms of research and innovation, and how can India take a lead in this? Today, if you look at whatever you're talking of revolutions of industry, it's all because of science and innovation. So certainly this is one of the finest meetings amongst all the G20 get-togethers, where all the G20 nations have been talking on how we collaborate on research, especially for sustainable planet. We also know that the theme of us has been Vasudhaiva Kutumbakam. So that was Dr. Chandrasekhar talking about the various themes that India has been discussing with the member countries and invited countries and IOs throughout India's G20 presidency for the theme and for the science and innovation sector, and also how it's going to be beneficial for the entire planet. With camera person Kapil Maske, this is Shama Mishra for DD India, Mumbai. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे खेल जगत की कुछ अहम खबरों की। और खेल जगत की तमाम हलचल को समेटकर हमारी सहयोगी सुचित्रा स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। सुचित्रा, नमस्कार। नमस्कार असीम, और शुरुआत करते हैं फुटबॉल से जुड़ी खबर के साथ, जहां आज भारत के फुटबॉल प्रेमियों की नजर रहेगी। सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और कुवैत की फुटबॉल टीमें आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये खिताबी मुकाबला बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में खेला जाएगा। गत चैंपियन भारत फाइनल में जब कुवैत के खिलाफ उतरेगा तो उसकी नजर अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए 9वां खिताब जीतने पर होंगी। सुनील छेत्री के नेतृत्व वाली भारतीय फुटबॉल टीम सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुकी है, जहां इस टीम का सामना आज कुवैत से होगा। कुवैत की टीम सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 1-0 से हराकर फाइनल में पहुंची है। भारत ने लेबनान को सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट के दौरान 4-2 से हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया है। बेंगलुरु में खेले जाने वाले फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। भारत ने पिछली बार भी 2021 में इस चैंपियनशिप में नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया था। गौरतलब है कि सैफ चैंपियनशिप साल 1993 से खेला जा रहा है और अब तक इसके 13 एडिशन खेले जा चुके हैं।
इन 13 में से 12 बार भारत फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है, तो वहीं 8 बार चैंपियन भी बना है। पहली बार लाहौर में इस चैंपियनशिप को खेला गया था, जहां भारत ने श्रीलंका को हराकर जीत का परचम लहराया था। भारतीय टीम 5 बार बाहरी देशों में इस प्रतियोगिता को जीत चुकी है, जबकि भारतीय टीम ने अपनी धरती पर 3 बार चैंपियन का खिताब जीता है। भारत के 8 बार चैंपियन बनने के अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने एक बार बाजी मारी है, तो वहीं मालदीव ने इस खिताब को 2 बार जीतने में सफलता पाई। वहीं कुवैत की टीम पहली बार फाइनल में अपनी जगह बना पाई है। इस टीम के लिए कहीं से भी भारत के खिलाफ जीतना आसान नहीं रहने वाला है। वहीं सैफ चैंपियनशिप में भारत का बोलबाला सबसे ज्यादा दिख रहा है। इतिहास को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पलड़ा भारत का ज्यादा भारी है, मगर विपक्षी टीम को हल्के में लेना भारतीय टीम की भूल होगी। वहीं अगर कुवैत इस मुकाबले में बाजी मार जाती है तो वो इतिहास रच देगी। मगर सामने है भारतीय कप्तान सुनील छेत्री, जो कि चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज्यादा गोल दाग चुके हैं। छेत्री ने 5 गोल किए हैं, जिसमें से पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक भी शामिल है। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अपनी ट्रॉफी को डिफेंड करता है या फिर कुवैत इतिहास रचने में कामयाब होता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं टेनिस की। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में आज पुरुष एकल वर्ग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पहले दौर के मैच में कार्लोस अल्कराज का सामना फ्रांस के अनुभवी खिलाड़ी जेरेमी चार्डी से होगा। पुरुष एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। मेदवेदेव का सामना ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होगा। महिला एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को पहले दौर की बाधा पार करने में थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। रायबाकिना का सामना पहले दौर में शैली रोजर्स से होगा। साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन सोमवार से शुरू हुआ और प्रतियोगिता के पहले ही दिन उलटफेर देखने को मिले। 7वीं वरीयता प्राप्त कोको गॉफ महिला एकल के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। गॉफ को उनकी हमवतन सोफिया कैनिन ने 6-4, 4-6, 6-2 से मात दी। वहीं 7 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता वीनस विलियम्स को भी पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। मैच के दौरान चोट से जूझ रही वीनस को यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना ने 6-4, 6-3 से हराया। विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल के पहले दौर के मैच में जोकोविच ने अर्जेंटीना के पेड्रो कैचिन को 6-3, 6-3, 7-6 से मात दी। चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कैस्पर रड ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में रड ने अपने प्रतिद्वंदी को 6-1, 7-5, 6-4, 6-3 से हराया। अमेरिका की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जेसिका पेगुला को विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जेसिका ने पहले दौर के मुकाबले में हमवतन लॉरेन डेविस को 6-2, 6-7, 6-3 से हराया। पुरुष एकल वर्ग में 7वीं वरीयता प्राप्त आंद्रे रूबलेव ने विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बना ली है। पहले दौर के मुकाबले में रूबलेव ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पर्सेल को 6-3, 7-5, 6-4 से हराया। और विंबलडन में 8 बार के चैंपियन रोजर फेडरर को उनकी उपलब्धियों के लिए आज सेंटर कोर्ट पर एक विशेष समारोह में सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल टेनिस से संन्यास लेने वाले 41 वर्षीय फेडरर ने 2003 और 2007 के बीच लगातार 5 विंबलडन खिताब जीते। इसके अलावा 2009, 2012 और 2017 में भी उन्होंने यहां जीत दर्ज की। उनकी अंतिम जीत ने उन्हें पीट सैम्प्रास के पुरुषों के 7 खिताबों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा 8 बार विंबलडन जीतने वाला खिलाड़ी बना दिया था। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं असीम के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, इन तमाम खेल अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सितंबर 2023 तक भारत शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में शिखर सम्मेलन का विषय एक सिक्योर एससीओ की ओर रखा गया है। सिक्योर का मंत्र 2018 के एससीओ किंगदाओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने दिया था, जिसका अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकजुटता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़े जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर एससीओ क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं और भारत के लिए इसके क्या कुछ महत्व हैं। तो इसके साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1991 में सोवियत संघ के कई हिस्सों में टूटने के बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद शुरू हो गया। इसी समस्या को हल करने के मकसद से साल 1996 में रूस, चीन और पूर्व सोवियत देशों किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान ने मिलकर एक संगठन बनाया। इसके लिए बैठक चीन के शंघाई शहर में हुई, इसलिए इस संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया। शंघाई 5 के गठन का उद्देश्य पूरा करने के बाद उज्बेकिस्तान को इस संगठन में जोड़ा गया और 15 जून 2001 से एक नई संस्था की तरह शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO अस्तित्व में आया। वर्तमान में SCO के 8 सदस्य रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। 6 संवाद भागीदार अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की हैं। SCO का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सुरक्षा समूह माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा के साथ ऊर्जा पूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना और आतंकवाद से मुकाबला करना है। यही वजह है कि इन मुद्दों पर शिखर वार्ताओं में लगातार बातचीत होती रही है। भारत को 2005 में शंघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला। 12 साल बाद जून 2017 में SCO की 17वीं शिखर बैठक में संगठन की विस्तार प्रक्रिया के तहत भारत और पाकिस्तान पूर्णकालिक सदस्य बन गए। रोटेशन के आधार पर 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में भारत को पहली बार SCO की अध्यक्षता मिली, जो सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। SCO के 8 सदस्य देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 42% हैं और वैश्विक GDP में 25% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। SCO में चीन, रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय हितों की प्रमुख चुनौतियां, चाहे आतंकवाद हो या ऊर्जा की आपूर्ति का मुद्दा, भारत और SCO दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। Thank you.